दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम चर्चा कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को। दोस्तों एक बार फिर मैं बता दूं कि हम सभी के लिए जो द हिंदू पढ़ना अवॉइड करते रहे हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंस है कि हिंदू को स्टार्ट करें और इसके आर्टिकल को समझें। द हिंदू नहीं बल्कि द हिंदू के साथ दैनिक जागरण भी, ताकि हम इनके वोकैब को समझ सके, साथ ही इनमें दिए गए आर्टिकल को अच्छे से पढ़ के समझ के उसको यूटिलाइज कर सकें हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे सोच के दायरा को बढ़ा सकें। इसलिए द हिंदू को स्टार्ट किया गया है। मेरे साथ साथ मेरे उन साथियों के लिए जो जो कि हिंदी बेल्ट से तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं उनका भी जो बैकग्राउंड रहता है वो हिंदी बैकग्राउंड और एकदम बेसिक जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए इनिशिएट किया गया है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो गांव से बिलोंग करते हैं वे जो है सरकारी गवर्नमेंट से स्कूलिंग करते रहते हैं, लेकिन आजकल ड्रीम जो है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर देखे जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस यंगस्ट जो है हम में से अधिक क्या करते हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उस तैयारी में हमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और हमारे वीक पॉइंट का हमें पता नहीं हो पाता। उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन रियलिटी है कि अगर हम इंग्लिश को अवॉइड करते रहे तो हम किसी भी हाल में इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। और हार्ड वर्क इज द नीडेड दिस एग्जाम में, बट कि द हिंदू स्ट्रेटजी मतलब राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। हिंदू को बिल्कुल ही इसको अवॉइड ना करें, ये मेरा सभी से निवेदन है। और जितने भी मेरे साथी हैं वो तैयारी करते हैं वे जरूर इसको फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा, और फिर ही सजेशन भी दें, सपोर्ट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे हिंदू के फ्रंट न्यूज के साथ। SC puts Maharashtra speakers to deadlines over defection plea। एक याचिका जो डिफेक्शन लॉ है, जिसको दल बदल कानून बोलते हैं, उसको डेडलाइन करने के लिए महाराष्ट्र के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको जल्द ही जल्द फाइनल करें। तो न्यूज गिवर टोल्ड दैट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन इन Sena versus Sena dispute by 31st December and against NCP Ajit Pawar faction by January 31, 2024। तो मामला क्या हुआ था, सबसे पहले हम समझ लें कि महाराष्ट्र में पिछले साल 2022 में मामला यूं हुआ था कि जो ठाकरे ग्रुप है, सेना शिवसेना ग्रुप है, उसमें वो जो है पार्टी दो ग्रुप में बट गए थे, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के ग्रुप में। उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे के पार्टी के सपोर्ट में जितने भी विधायक थे, एमएलए थे, वे एकनाथ शिंदे के पार्टी में आ गए और उन्होंने अलग से पार्टी बनाकर बीजेपी के गठबंधन में गवर्नमेंट रूल करने लगी। और एक जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो अलग हो गए। तो उसी का जजमेंट आया है कि अब वे जो विधायक उनके अपोजिशन गए थे उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए और होने की मांग एक याचिका रखी गई है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल Narwakar to decide disqualification petition filed under the 10th schedule anti-defection law of the constitution against the chief minister Eknath Shinde camp in the Shiv Sena dispute by December 31, 2023। सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां के स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर को डिसाइड करने के लिए कहा गया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो डिस्क्वालिफिकेशन है दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी विधायक या सांसद का, तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन करने को 31 दिसंबर 2023 तक फाइनल करने को कहा है। Three judge bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud ordered the Speaker in his capacity as a tribunals under the 10th schedule
to decide the disqualification petition against the breakaway faction headed by the Deputy Chief Minister Ajit Pawar and a Nationalist Congress Party NCP dispute by the January 31, 2024। और साथ ही 3 जज वाली बेंच जिसकी अध्यक्षता डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो 10वीं अनुसूची के तहत डिसाइड करें कि डिस्क्वालिफिकेशन जो याचिका अगेंस्ट लाया गया है अजित पवार के अगेंस्ट उसको भी फाइनल करने का जनवरी 2031 31 जनवरी 2024 तक उसको फाइनल करें। So we are giving the speaker 2 months to decide the disqualification petition in the Shiv Sena close and a month more and Nationalist Congress Party. This is the fair, it is responsible crime. Chief Justice Chandrachud addressed the lawyer both sides. The Chief Justice said needed to bind the seekers to deadline had come after giving repeated opportunity to conduct the disqualification proceeding. The court took matter into the hands after Secretary Maharashtra Legislature Assembly Secretariat filed an affidavit that the speakers could only decide by February 29, 24 before election. We do not want this creep into the next election schedule. The proceeding cannot wrangle on until the next election are announced. This has to come to an end within fixed date. Chief Justice Chandrachud responded formally the affidavit during the hearing. He noted the Constitution bench had directed the speaker on May to conclude on pronounce the final order in the Shiv Sena case on constitution based judgment was in May 2023. The incident Shiv Sena split happened in 2022. Chief Justice Chandrachud pointed out the delay 3 are there are 34 disqualification case petition pending before the speaker in the Shiv Sena case and 9 in NCP matters. जो 34 केस जो है शिवसेना के खिलाफ और 9 केस जो एनसीपी के खिलाफ है उसको जल्दी से डिस्क्वालिफिकेशन क्लियर करने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर जो विधानसभा लेजिस्लेचर स्पीकर को दिया है। साथ ही अगर स्पोक पर्सन जो स्पीकर्स होते हैं विधानसभा या लोकसभा के उसके 2 अधिकार जो मूल अधिकार उसको मिले होते हैं। एक तो किसी भी सदस्य को डिस्क्वालिफिकेशन क्लियर करना, साथ ही किसी भी बिल को मनी बिल के रूप में डिसाइड करना, ये जो है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट पावर में रखा जाता है। तो इसके तहत उसको शक्ति दी गई इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड न्यूज इज अवार्डेड 766 करोड़ इन सिंहपुर केस। तो सिंहपुर केस क्या था? टाटा कंपनी और साथ ही साथ बंगाल गवर्नमेंट के साथ केस था जिसको जो टाटा कंपनी है वो जीत गई है इस केस को। इन अ मेजर विक्ट्री ऑफ टाटा मोटर्स फाइट अगेंस्ट वेस्ट बंगाल फॉर कैंसिलिंग अ नैनो स्मॉल कार प्रोजेक्ट विच फोर्स्ड द कंपनी टू relocate the project to Sadanand in Gujarat. 3 members abstract tribunal has made the final awarded 765.78 crores to Tata Motors as a per its claim. तो टाटा मोटर्स जो वहां पे बंगाल में स्टैब्लिश किए गए थे उसको कैंसिलिंग करा दिया गया था टाटा मोटर्स के नैनो स्मॉल कार प्रोजेक्ट को। तो उसके एवज में अब बंगाल सरकार को 765 करोड़ रुपए देने होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द arbitration proceeding between Tata Motors Ltd and the West Bengal Industrial
West Bengal Industrial Development Corporation Ltd WBIDC is relation to TML claim on of compensation from the WBIDLC under various head of account to of loss of capital investment with regard of automobile manufacturing facility in Singapore, West Bengal. This is to inform that the um, aforce- aforesaid pending arbitration proceeding before a 3-month arbitration tribunal has now been finally uh, disposed by the unanimous award date October 30 2023 in favor of the TML, whereas a claimant TML has been held to be entitled to recover from the respondent sum of 765.78 crore with the interest thereon at the rate 8% per annum from September 1, 2016 till actual recovery. Therefore, the company said. तो जो बंगाल सरकार का जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन WBIDC कॉर्पोरेशन एक है, उसको आदेश दिया गया है कि पर इनम 11% के इनम से 2016 से लेकर 2023 तक का उसको कंपनसेशन दिया जाना है, जो 766 करोड़ रुपए के अराउंड है। तो ये था जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो कैंसिल आउट कर दी गई थी वहां पे टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग को, इसलिए। AP train crash, toll rises to 14 signal jam suspected cause. The death toll in train accident near Kantapalli station in Vajirangam district of Andhra Pradesh rose to 14, and the number of the injured 14 and injured has gone up the 38 according to official who aspired Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy of the tragedy when he met the victims of the hospital in Vajinagaram on Monday. Railway official, however, put the toll 13 and the injured 30. जो रेलवे मंत्रालय है उसने 13 लोगों के मरने की खबर और लगभग 30 लोगों की घायल होने की बात कही है, जो कि आंध्र प्रदेश के कंटापल्ली स्टेशन में जो एक्सीडेंट कल हुआ, जो संडे को एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में रेलवे ऑफिशियल प्राइमरीली सस्पेक्टेड दैट द रायगढ़ पैसेंजर्स ट्रेन ओवरशूटिंग द सिग्नल्स was the main cause of the fatal accident that occurred on the Chennai Howrah main line. Railway manager Divisional Railway Manager DMRS Saurabh प्रसाद who was monitoring जो सौरभ प्रसाद मॉनिटरिंग कर रहे थे रिलीफ एंड रेस्क्यू operations told the Hindu Monday the Plaza passengers train was going on the middle lines and is said to have slowed down in the meantime. The Raigara passengers train overshot the signal and it from behind. Mr. Prasad added that in the impact, 3 coaches of the Plaza passengers in the locomotive and the 2 coaches of the Raigara passengers were badly damaged and overturned and thrown beside the track. The data logger, speed recorder and the other records have been seized.
full-fledged inquiry in being conducted to arrive at the exact cause of the accident, he said. No कवच कवच एक सिस्टम है जो कि कवच सिस्टम द कवच सिस्टम is not available on both these trains, the DMRS said in response to query. Experts says that if the anti-collision कवच system was in place, it could have helped avoid the accident. In the past, a train was given a green signal when the train ahead crossed the station. Now a train behind is being given the green signals barely after the one ahead crosses 500 meter. The speed in the section was also increased from 90 km per hour to 120 km per hour, and all these factors could have played a party in the accident, said a railway source. तो रेलवे मंत्रालय के तहत कहा गया है कि उनमें मरने वालों की संख्या 13 और घायल हुए पैसेंजर की संख्या लगभग 30 के अराउंड है। हालांकि ये बड़ी हुई संख्या है, इस पे कोई बात नहीं की गई है। साथ ही उनमें जो डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम सौरभ पटेल जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्लासा पैसेंजर ट्रेन वाज जो जा रही थी मिडिल लाइन में अब सो डाउन वो डाउन थी, लेकिन उसी टाइम जो है रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ओवर शॉर्ट सिग्नल द हिट फ्रॉम बिहाइंड। उसके आगे पीछे में जो रायगढ़ पैसेंजर वो हाई स्पीड थी। और बताया जा रहा है कि उसमें जो कवर सिस्टम बनाया गया था, जो कि एक एआई सिस्टम या सेंसर सिस्टम कहा जाता है कवच, जो कि एक्सीडेंट होने से पहले ही ट्रेन की स्पीड को कम कर देती है और फिर उसको एक्सीडेंट होने से बचाता है। तो उस ट्रेन में नो कवच अवेलेबल नहीं, सिस्टम इज नॉट अवेलेबल ऑन बोथ साइड ट्रेन। दोनों साइड में ट्रेन में नो कवच सिस्टम नहीं लगा हुआ था, और अगर लगा रहता था कुड हैव रिप्लेस हेल्प अवॉइड द एक्सीडेंट। अगर यह होता तो बहुत पॉसिबिलिटी थी कि चांसेस था कि एक्सीडेंट ना होता। एंड पास्ट ट्रेन वाज गिवन ग्रीन सिग्नल। तो ये था लापरवाही। हो सकता है कि ये जो ड्राइवर होते हैं, वो लोग को पायलट होते हैं, उनकी हो सकती है। अभी इन पर जांच जारी हो रही है, उन पर जांच बिठाई गई है, तो इसकी रिपोर्ट आने बाकी है। There is no such important news for the our exams perspective. We can go jump on the editorial page. It तो इजराइल पैलेस्टीन लगातार हमने चर्चा करी, तो इसको पढ़ना कोई खास वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं। एक लास्ट इम्पोर्टेंट जो है कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से क्या थी तैयारी हमारे कोविड-19 डेथ इन टोल इन इंडिया, गेट इट राइट। तो COVID-19 pandemic extracted a heavy mortality toll across the world during 2020 and 21, and this has been a huge globally public health concern given the challenges in direct causal attribution of the death to COVID-19 infection. In international public health community emphasized the need to measure pandemic impact in term of excess mortality drive by comparing observed mortality during the pandemic with the expected mortality based pre-pandemic trend. Ideally, excess mortality estimation require robust populations-based mortality data from death restrictions, says
just a second. Directly we can mortality. Mortality. तो कोविड 19 के जो कोविड 19 पेंडेमिक जो एक्सट्रैक्ट हुआ था, हैवी मोर्टेलिटी, जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड में कोविड 19 के दौरान जो है, कोविड 19 के दौरान 2020 और 21 जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, एंड दिस हैज बीन ह्यूज ग्लोबली पब्लिक डेथ। पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु का एक संकट, एक चिंता था। गिव द चैलेंज इन डायरेक्ट काजुअल एट्रीब्यूशन ऑफ डेथ टू कोविड 19 इन्फेक्शन। तो बहुत बड़ा चैलेंजेस था गवर्नमेंट को, वहाँ के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप कोविड 19 इन्फेक्शन को कैसे रोक सकते हैं, होने वाली डेथ को कैसे रोक सकते हैं। International public health community emphasizes the need to measure pandemic impact in term excess mortality drives to eco, comparing observed mortality driving the pandemic with expected। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल हेल्थ कम्युनिटी है, उन्होंने यह अनुमान लगा, एम्फेसिस किया था कि जो अनुमान लगाया गया है और जो रियलिटी मतलब जो हो रहे हैं उनमें कितने का डिफरेंस है। आइडियली एक्सेस मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिक्वायर रोबस्ट पॉपुलेशंस बेस्ड मोर्टेलिटी डेटा फ्रॉम द डेट रजिस्ट्रेशंस। तो ये आर्टिकल लिखा क्यों गया है, गेप्स रजिस्ट्रेशन डेटा, और उसमें जो रजिस्ट्रेशनों का डेटा था, इंडिया फैक्ट faced a big challenge in estimated excess death directly due to COVID-19 as death registration in India is still about 70%, which further varies widely across state and district. Pandemic severity was particularly observed in India during a second wave in April-June 2021. India death registration data also does not give weekly or monthly mortality data, which is essential to access death calculation। तो इंडिया में जो डेथ डेथ परसेंटेज था या डेथ नंबर्स थे, उसकी उसको जो है चैलेंज मिला, बिग चैलेंज था कि उसको एस्टिमेट कैसे करें और उसको एक जो जो एक जो एग्जैक्ट डेटा लाने में प्रॉब्लम फेस किया था इंडिया ने। और पार्टिकुलरली अगर सेकेंड वेव में इंडिया ज्यादा परेशान हुआ था, a monthly mortality data which is essential to access mortality toll independence in investigator complied mortality record from local office of the government civil registration system CRS is 14 states and 9 cities across India from the January 2019 to May 2021. These were published in media reports
compiled in data series published in the Hindu. Various scientific team until utilized these other available mortality data from the sample registration system SRS had household surveys develop model express mortality estimate for India. COVID-19 release death estimates varied widely from one to another study. The highest was 4.7 million excess death in India during 2020-2021 using available local data as inputs for mortality models. There has been intense debate and controversy around the likely plausibility plausibility and various mortality established for India, which have focused on the statistical method and data assumptions employed for estimations. However, most of these studies could not overcome some crucial bias in inputs data in modeling exercise as well as the assumptions applied to the fill data gaps. Some studies are based on insufficient insufficient samples while other have information bias at various level. It is very likely that the COVID-19 release excess death in India may have been overestimated. कहा गया है कि जो भारत सरकार के द्वारा जो डेटा एकत्रित किया गया था जो डेथ होने वालों की संख्या की, तो जो अनुमान लगाया गया था उससे ओवरकम और भी ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है. Set up the task force. The official CRS report for 2021 is scheduled for the release shortly and hold much promise for the providing being possible primary evidence. However, it may also lead to new debate if variations such as improvement in a reporting, delayed registration, and remaining defi- deficiencies in data competences across state by sex and age are not considered and appropriately accounted for while inferring from this data. Therefore is necessary to government should convince a task force of a national expert in this field to attend to this matter. This task force could be provided access to all the micro data from the CRS, SRS, and other relevant data sources as a necessary one equipped with the all available and required information. The task force will be enabled to conduct a thorough analysis using standard statistical methods that utilize impartial data to provide measure to access mortality by the sex and age national state and district level में जो कितनी उम्र के लोग मरे और कितने बच्चे थे, कितने महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, इस पर कोई डेटा रिलीज नहीं किया गया था. तो ऐसे में एजम्पशंस या फिर किसी भी एस्टिमेट, जबकि गवर्नमेंट जो है वाइल की बहुत खर्च करके हॉस्पिटल बनाने में स्वास्थ्य सेक्टर में, लेकिन फिर भी फेल रहा डेटा कलेक्ट करने में. एग्जैक्ट डेटा क्या था? District level intervention. Going forward, the imperative for accurate district level mortality measures is urgent for the evidence based health action in tackle the uh, quadruple burden from the material and child health condition, infection disease, non-communicable disease and injuries. Hence, while the output of such detailed analysis would complete the debate on pandemic,
Output such a detailed analysis would complete the debate on pandemic mortality in India. The analytical operations will establish capacity of substantial mortality measurement and also information intervention to strengthen local data quality. Con- Concomitantly, there is also the urgent need to strengthen attribution of causes of death either through medical certification for the physician attendant death or through of use of reproductive re, retrospective interview method of the household even taken together the activities of the national task force and for data analytics analysis along with the proposed proposed initiative for data qualities empowerment will vastly enhance and utility of the CRS of routine local and national mortality measurement in India. तो किसी भी आपदा के समय किसी भी जो आपदा के समय उसकी डेटा की एक्चुअल हमारा लॉसेस कितने हुए हैं उसका जो लॉस के हिसाब से एस्टिमेट किया जाता प्लानिंग किया जाता है कि इस हिसाब से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए प्लान बनाया जाता है तो ये डेटा के अब्सेंस कहीं ना कहीं एक फेलियर रहा है ड्यूरिंग टू पैंडेमिक तो ये इसको कंक्लूड करने की जरूरत है ताकि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए योजना और स्कीम और उसकी बेहतरीन जो व्यवस्था की जा सके तो आगे फिर न्यूज कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हिस्टोरिकली जो है यूएस और चाइना जो है यूएस चाइना संबंध टाइज जो है तो उनके बीच वो दोनों ये इन दिस टाइम war of quiet US-China dialogue is a significant factor for a peace from the situation where they are virtually not talking to each other in global power. ग्लोबल पावर जब चाइना और यूएसए पास आ रहे हैं तो कई ऐसे मुद्दे जिनके ये दोनों जो है यूएस और चाइना ऐसे मुद्दों पर को टेकल कर सकते हैं लीड कर सकते हैं जिससे वे शांति बहाल की जा सके जैसे यूक्रेन रशिया वार और अभी इसराइल इसराइल और हमास फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग अभी के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना और पूरे वर्ल्ड में हो रहे जो कार्बन कार्बन प्रोडक्ट उत्सर्जन को कम करना अगर सारे देश मिलकर काम करेंगे तो जल्द से जल्द प्रॉब्लम के सलूशन निकला जा सकता है और खासकर ग्लोबल पावर जो इतने बड़े पावर देश अगर साथ आए तो ये आर्टिकल रखा गया है लिखा गया है कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे लिए पुटिंग 17 आवर्स अभी जो बोला गया था कि भारत के युवा को 70 घंटे प्रति वीक काम करना चाहिए इस पर आर्टिकल लिखा गया है और इधर इम्पोर्टेंट बस कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप कि आपको यह सेशन पसंद आएगा तो लाइक